इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या क्या पार्ट इंपॉर्टेंट है पहले वो बताते हैं, जरा समझो। अगर मैं बात करूं लीनियर इक्वेशन में, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कंडीशंस की। अगर हमारे पास लाइन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, इट मीन्स कि लाइंस आर कोइंसिडेंस। अगर ये लाइन ए है और इसी के ऊपर अगर दूसरी लाइन बेटा जा रही है तो हम कह सकते हैं दीज लाइंस आर कोइंसिडेंस। ओके, देयर इट मीन्स देयर आर मैनी सॉल्यूशन। इसका मतलब बच्चे क्या है, मैनी सॉल्यूशन। अब बेटा एक कंडीशन तो ये हो गई कि अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन आती है तो आपको 2 पॉइंट्स याद होने चाहिए, मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, और बेटा दूसरा पॉइंट आपको याद होना चाहिए कोइंसिडेंट। ठीक है, दिस इज द कंडीशन व्हेन वन, दिस इज द कंडीशन कोइंसिडेंट। ओके, जब एक लाइन दूसरे पे ओवरलैप होगी तो मैं कह सकता हूं देयर आर मैनी सॉल्यूशन और कोइंसिडेंट पॉइंट। अब अगर मैं दूसरे की बात करता हूं बेटा, सेकंड हमें याद करना है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट और पैरेलल लाइंस। ये सभी क्वेश्चन वो है जो आपके पेपर में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि अगर दो लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, इन दोनों में कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, तो हम कह सकते हैं सर वो पॉइंट्स वो लाइन आपस में कैसी है, वो लाइन आपस में इनकंसिस्टेंट है। कैसी है बच्चे, इनकंसिस्टेंट है और पैरेलल है। बेटा थर्ड और इसमें बेटा जो कंडीशन बनती है वो बनती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब बात ये आती है कि सर ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 है क्या, तो आप अगर थोड़ा गौर से देखो तो आपको पता होने चाहिए द जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ax1 प्लस b by 1 plus c is equal to 0 and another ax2 plus b y2 plus c1 ये हो गया c2 ये हो गया is equal to 0. This is the general equation of linear equation in two variable. अब मैंने इसको linear क्यों कहा, linear मैंने इसलिए कहा क्योंकि the power of variable is 1, therefore it is called linear equation. अब मैंने two variable इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है, एक बेटा x ये है और ये y ये है, तो यहाँ पे दो वेरिएबल है तो इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हियर c इज द कांस्टेंट पार्ट, c बेटा क्या है, कांस्टेंट पार्ट है। ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट और पैरेलल लाइंस। अब अगर मैं बात करूं यूनिक सॉल्यूशन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। यूनिक सॉल्यूशन क्या होंगे बच्चे, अगर मैं यूनिक सॉल्यूशन को डिफाइन करूं, सर एक लाइन जब दूसरी लाइन को कट कर देगी ना, दैट इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन। और इसको मैं क्या कहता हूं बेटा, इसको बोलता हूं कंसिस्टेंट। क्या बोलता हूं बच्चे, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 is equal to c1 upon c2. So this is the condition of unique और consistent solution. अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं क्योंकि ये वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट था तो इसको समझाना जरूरी था। अब इसी क्वेश्चन में बेटा एक आपने ये पढ़ा होगा, एक एलिमिनेशन मेथड, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन ये दो क्वेश्चन जो आएंगे उसके अकॉर्डिंग करेंगे हम। तो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं जरा, जो क्वेश्चंस हमारे पेपर में आए हुए हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं बच्चे, तो आपको पता है कि यू नो हाउ टू कैलकुलेट दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको सॉल्व नहीं करना है तो आपने इसकी वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट करनी है, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो देयर आर टू कॉन्सेप्ट, या तो आप इसे मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करो, अगर आपको सॉल्व नहीं करना है तो जो ऑप्शंस हमारे पास है वो सभी ऑप्शन इसमें पुट करो और जिसकी कंडीशन वेरीफाई हो रही हो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। थोड़ा रुको क्योंकि ये क्वाड्रेटिक का पार्ट है, जरा रुक जाओ बेटा, इसको थोड़ा पहले हम वो करेंगे, ये हो जाएगा। ये कल मैंने बताया था द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरो इज इतना एंड देयर प्रोडक्ट इज दिस। आपको मैंने एक इक्वेशन दी थी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा।
बस इस क्वेश्चन में आपने वैल्यू को पुट करनी है, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, सेम क्वेश्चन देखो, बार बार एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं है, तो सभी बच्चे ध्यान से चीजों को करते रहो। और जो बच्चे सिर्फ इन क्वेश्चंस को ही देख के चले जाएंगे, उन्हीं के 50-60 नंबर आराम से आ जाएंगे, मैं फिर कह रहा हूं। अब ये क्वेश्चन आ गया कि बेटा इसको सॉल्व करो, तो जब भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो अभी जनरली वो आपसे क्या बोलेगा कि आप इन क्वेश्चंस को दो मेथड से करोगे, या तो इधर बाई एलिमिनेशन मेथड और बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, आप दोनों में से जिसमें आपको सुटेबिलिटी लगती है, आप इस क्वेश्चन को उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखो क्वेश्चन आ गया हमारे पास ये, तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आपको पता है सर, ऐसे क्वेश्चन अभी मैंने बताया था आपको बेसिक कि इस क्वेश्चन का जो अप्रोच होगा तो बहुत इजी है, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है कि सर हमें करना क्या है, आपको बताना है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन होगा, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन। तो ऐसी कंडीशन के लिए आप क्या करोगे, फाइंड करोगे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। वैल्यू को पुट करो, x का कोफिशिएंट कितना है 1 अपॉन -3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 6 इज इक्वल टू, अच्छा 6 को मुझे इधर लाना पड़ेगा बिकॉज जनरल इक्वेशन अभी शिफ्ट नहीं हो रही, तो -6 हो जाएगा, और जब ये उधर से इधर आएगा तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 1। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि सर ये भी 1/3 आ रहा है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 1/3, इट मींस कि ये आपस में इक्वल है, बट दिस पार्ट इज नॉट इक्वल। सो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, नो सॉल्यूशन। क्या बच्चे, सो द करेक्ट आंसर इज डी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखो इसलिए मैंने पहले वो इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ाया जिससे ये क्वेश्चन रिलेट करते हैं। अब हमने क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो हमसे क्वेश्चन बहुत इजीली हो जा रहे हैं। अब जरा क्वेश्चन ये दे रहा है, डू नॉट हैव अ सॉल्यूशन। बेटा डू नॉट हैव अ सॉल्यूशन का मतलब ही है नो सॉल्यूशन। आप इस फॉर्मूले में चीजों को पुट करो, यू विल गेट योर आंसर। अगर सेम पैटर्न दे रखा है, उसने पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपके पास कोफिशिएंट को निकालना है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो आप बोलोगे सर 5, उसमें 2, तो 5/2, 2 अपॉन के, तो यू विल गेट योर वैल्यू। कैसे, देखो सॉल्व करते हैं इसको। कंडीशन को लिखा रहने देते हैं बेटा कि अगर आपसे बोलता है कि नो सॉल्यूशन, क्या बोलता है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब ही यही है कि नो सॉल्यूशन को अगर मैं कॉन्सेप्ट लिख के आता हूं तो दिस इज द कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन। तो अगर हमारे पास ऐसा पैटर्न आता है तो आपने बस कोफिशिएंट की वैल्यू पुट करनी है। बेटा A1 की वैल्यू कितनी है 5, A2 की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल टू B1 की वैल्यू बेटा 2, और ये कितनी होगी हमारे पास K इज नॉट इक्वल टू -7 अपॉन 1। दिस इज द कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन और डू नॉट हैव अ सॉल्यूशन। अब इसमें करना क्या है, हमें बस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। वी विल गेट आवर आंसर 4/5। अगर ऑप्शन में कोई ऑप्शन में है 4/5 तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमें इन अप्रोच से करना है। सेम क्वेश्चन आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। You can do this question by the method of elimination or substitution. It's totally depend on you. Until or unless क्वेश्चन आपसे ये ना बोले कि इसको सब्स्टिट्यूशन से करना है, एलिमिनेशन से करना है, तो मेरा मानना ये है कि ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा किससे करोगे, एलिमिनेशन से करोगे, कम समय में आंसर हमारा आ जाएगा। अब क्वेश्चन आ गया हमारे पास ये, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। बोल दिया ना, क्या बोला उसने, यूनिक सॉल्यूशन। अब नाउ अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि सर यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, तो हम क्या करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन निकालेंगे, और वो मैंने आपको अभी मेंशन कराई है। A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब बोर्ड आने वाले हैं तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि आप A1 और A2 नहीं ढूंढ पा रहे हो, कि जो बच्चे 9th में हैं उनको तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो 10th में बच्चे आपने पूरी साल पढ़ा है तो मैं ये मानता हूं A1 A2 B1 B2 C1 C2 आपको पता होता है क्या होता है। ठीक है, आप वैल्यू को पुट करोगे, आपके पास K की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है,
देखो सिंपल सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो 2023 2024 कुछ भी पैटर्न अलग नहीं है। सीबीएसई का मानना ये है अगर वो एक क्वेश्चन को पकड़ ले रहे हैं तो वही उसी क्वेश्चन को बार बार पूछ रहे हैं घुमा फिरा के। देखो सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि बताओ कौन सा सॉल्यूशन है, आप कंडीशन में पुट करो वैल्यू, आपको जो तीनों में से रिजल्टेंट मिल जाए यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट आ जाओ जरा। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं समझते हैं। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। सबसे पहले क्या करोगे आप, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा वो 4 नंबर में आएगा, लेट करोगे, लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स। बेटा डिनोमिनेटर को क्या मान लोगे आप, y। ठीक, इतना क्लियर है। अब जरा क्वेश्चन देखो, इफ बी एड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये सभी कुछ लिखना है आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या, इफ बी एड 1 टू द न्यूमरेटर, इफ बी एड 1 टू द न्यूमरेटर, ओके ऐड कर दिया, और क्या बोला उसने, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अब उसने कहा सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, हमने कहा ओके सर सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन द फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, फ्रैक्शन क्या हो जाता है 1, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं ये मानता हूं कि अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है बेटा, सॉरी लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन बनाना आपको आने चाहिए। हम बस इन क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है आ सकते हैं इसलिए लेके आए हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ये हो जाएगी हमारे पास। सेकंड बोल रहा है इट बिकम 1/2 इफ बी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। ये बेटा कितना हो जाता है, अगर मैं डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 जोड़ता हूं तो ये क्या हो जाएगा 1/2। तो दीज आर टू इक्वेशन, ये हमारे पास कुछ इक्वेशन होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको मैं कंप्लीट सॉल्व कर रहा हूं बेटा। देखो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये वाला पार्ट नीचे 1 लिखा मैंने, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। तो जब हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। बोलो क्लियर है। अब हम जब इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, तो हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। ठीक है, अब ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, देन द रिजल्टेंट क्या हमारे पास बनेगा बेटा, जो रिजल्टेंट हमारे पास रहेगा वो हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दीज आर टू इक्वेशन। अब आप इन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो बाय एलिमिनेशन मेथड। आपका क्वेश्चन बन गया। देखो ये क्वेश्चन का पैटर्न है, हमें ऐसे क्वेश्चन इस वाले फॉर्मेट से बनाना है। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है हमारे पास, और ये है फोर्थ इक्वेशन। आप क्या लिखोगे, बाय सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन हमारे पास एक x की वैल्यू आएगी और एक किसकी आएगी, y की वैल्यू। दिस इज योर आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि आप क्वेश्चंस को एक बार देख लो किस किस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ऑलमोस्ट बच्चे इनके सॉल्यूशन समझते होंगे, मुझे पता है, क्योंकि अभी तक सभी बच्चे पढ़ ही रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। तो बस मैं वो क्वेश्चंस लेके आना चाहता हूं कि जो क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। जो हमारा साइंस में विजन था कि हाँ हम सबसे ज्यादा क्वेश्चंस लेके आए जिससे कि बच्चे को समझ में आए क्वेश्चन कहां से आ सकता है। सभी क्वेश्चन वो है जो पेपर में आए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि हमने खुद से बनाया हो, सभी क्वेश्चन वो है जो पेपर में अभी तक आ रखे हम, इसलिए खुद से ही चीजों, मैं चाहता हूं कि बच्चे उतना चीजों को समझे जो पेपर में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब क्वेश्चन जरा इस पे आते हैं हम। कर सकते हो आप क्वेश्चन को, थोड़ा कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी जिस बच्चे की वो क्वेश्चन को बहुत जल्दी करेगा। ऐसे क्वेश्चन में जनरली करना क्या है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। आप इन क्वेश्चंस को एलिमिनेशन से ना करके सब्स्टिट्यूशन से करोगे तो जल्दी कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अभी ये थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है, तो सीबीएसई इनको अभी रिसेंट में नहीं दे रही है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस लीनियर इक्वेशन से बना रही है वो मोस्टली बना रही है
या तो यूनिक सॉल्यूशन से या फिर नो सॉल्यूशन से या फिर इनकंसिस्टेंट से, इन्हीं से बनाती है मोस्टली क्वेश्चन। देखो आ गया, द पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड, आपको बताना है पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, इंटरसेक्टिंग है। देखो परपेंडिकुलर तो ऑप्शन में होगा ही नहीं, आपको इन तीनों की कंडीशन पता है। कोइंसिडेंट मतलब क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग मतलब वन सॉल्यूशन मींस यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन। दीज आर द कंडीशन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। सेम क्वेश्चन दे रखा है। अब जरा हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं सभी की पॉसिबिलिटी बता दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन ये बनेगा बेटा कि आप मुझे बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। वो क्वेश्चन आपको ऐसे दे देंगे, x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और आपसे पूछेंगे बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x। तो आप देखोगे सर दिस इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक बिकॉज दिस इज अ cubic, because the degree of this question is 3 and the degree represent what, कि सर वो पॉलिनोमियल किस टाइप का है, तो दिस इज अ क्यूबिक। सो आपको ऐसे क्वेश्चन इस फॉर्मेट से करने होंगे, आप इसको देख के टिक मत लगा देना कि सर ये क्यूबिक होगा या क्वाड्रेटिक होगा, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, ठीक है। दूसरा फॉर्मेट इसमें क्या आता है बच्चे, डी, नेचर ऑफ रूट। क्या बच्चे, नेचर ऑफ रूट। अगर मैं नेचर ऑफ रूट की बात करूं, मैं बात करना चाह रहा हूं डी की। किसकी बात कर रहा हूं, डी मींस डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, DISCR, ठीक है। अब डी क्या क्या होता है बेटा, या तो डी ग्रेटर देन 0 होगा, या तो डी इक्वल टू 0 होगा, या फिर डी लेस देन 0 होगा। अगर डी इज ग्रेटर देन इक्वल है तो बेटा रूट्स होंगे क्या, रियल। कैसे रूट्स होंगे बेटा, रियल। अगर d इक्वल टू 0 है तो इक्वल रूट्स होंगे, d इक्वल रूट्स होंगे बेटा। और अगर d इज लेस देन 0 है इट मींस इमेजिनरी। आप क्लास 11 में पढ़ोगे बेटा इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं, अब आप आयोटा पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, आयोटा हो गया, इन सबको पढ़ोगे तो ये हमारे पास इमेजिनरी रूट्स होते हैं। तो पहली कंडीशन तो ये आनी चाहिए कि सर नेचर ऑफ रूट कैसे निकालोगे, कि रूट रियल है, रूट इमेजिनरी है, या फिर रूट कैसे इक्वल है। तो दिस इज द बेसिक कंडीशन। अब आपको ये पता होना चाहिए सर डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले क्वेश्चन में आपने करना क्या है, आपको सपोज करो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, और आपसे पूछा गया कि सर मुझे बताओ इस इक्वेशन में d क्या होगा, मींस नेचर ऑफ रूट क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे पहले बेटा ये करोगे, आप a b और c को लिखो। तो a हमारे पास क्या हो जाएगा 3, b क्या हो जाएगा 4 और c क्या हो जाएगा 2। नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, यू विल गेट योर आंसर। अगर हमारा d बड़ा आ रहा है तो रियल रूट होगा, अगर बराबर आ रहा है तो इक्वल रूट होगा, और d अगर लेस देन 0 आ रहा है तो इमेजिनरी रूट। बोलो क्लियर है या नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब अगर इसमें बात करेगा रूट्स, फाइंड द रूट। अभी तो हो गया नेचर ऑफ रूट, अब बात करेगा फाइंड द रूट्स। तो ध्यान रखना अभी आप, क्योंकि एग्जामिनर समझता है कि 9th में आप रूट्स फाइंड करना जानते हो तो वो इतना आसान रूट्स नहीं देगा। तो आपने ऐसे क्वेश्चंस में धराचार मेथड लगाना होगा। वो क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। दिस इज द धराचार मेथड, कि अगर क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं हो रहा है तो फिर वो इस वाले फॉर्मूले से हो जाएगा। और मैंने फिर कहा है जब भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये रहना चाहिए आपका कि आप a b और c को अलग करो। अब सपोज करो क्वेश्चन ऐसा आ गया 4x स्क्वायर माइनस 8x, और आपसे पूछा कि बताओ व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, सर सेम पैटर्न फॉलो करना है, कुछ भी अलग से नहीं करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, सर a इज इक्वल टू 4 हो गया, b इज इक्वल टू माइनस 8 हो गया, और जो c इज इक्वल टू क्या हो गया 0। जो पार्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा उस पार्ट को आप हमेशा क्या मानोगे 0। आप इस 0 को पुट करो, आप इन चीजों को यहाँ पुट करोगे, आपके पास दो रूट आ जाएंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो एक चीज तो आप फिक्स मानो बेटा, पेपर आप करके आ जाना फिर मिला लेना, जो चीजें हम यहाँ पे करा रहे हैं उससे कुछ भी इधर उधर नहीं होगा। सिर्फ केस स्टडी का थोड़ा सा रहता है
कि केस स्टडी वो कहीं से भी दे सकते हैं। तो बाकी पैटर्न सब कुछ सिमिलर रहेगा। कल हमारी जो क्लास होगी वो ट्रिग्नोमेट्री पे होगी, सॉरी कल जो होगी वो एपी पे होगी और ट्रिग्नोमेट्री पे होगी। तो कल की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कल सभी बच्चे वीडियो को देखें। आप जो ये वीडियो है वो आज आपके अलाइन कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे डल जाएगी। ऐसे ही हम पेपर तक सभी सीरीज को लेके आ रहे हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। अब जरा हम बात करते हैं, क्वेश्चन हमारा हो चुका है, ये भी हो चुका है बेटा, ठीक है। अब देखो सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप बना सकते हो, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए चीजों में कि आपने जो किया है वो आपको आता है या नहीं। देखो अभी क्वेश्चन किया था मैंने, क्या कह रहा था, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 80। उसने क्या कहा बेटा, मींस अगर मैं लेट करता हूं, अगर न्यूमरेटर हमारा x है और डिनोमिनेटर को अगर मैं y मानूं, देखो दो तरीके हैं। अब ये जो क्वेश्चन है वो डिपेंड करता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। तो आपको देखो या तो आप x और y मान लो। अब एक लड़का ऐसा होगा, सर टोटल अगर 18 दे रखा है तो मैं 18 को ऐसे भी स्प्लिट कर सकता हूं, सर एक को x मान लेता हूं, एक को 18 माइनस x मान लेता हूं। देखो गलत आपका यहां से भी नहीं होगा, गलत आपका यहां से भी नहीं होगा। इट्स टोटली डिपेंड कि आपको पेपर के टाइम कौन सा सॉल्यूशन हिट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप दोनों अप्रोचेस से कर सकते हो कि आप न्यूमरेटर को x मान लो या फिर डिनोमिनेटर को y मान लो, या फिर आप टोटल को 80 मानो, न्यूमरेटर को x मान लो और डिनोमिनेटर को 18 माइनस x। आप दोनों मेथड से कर सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। दो इक्वेशन बनेगी, अभी मैंने बताया था, दोनों को आप सॉल्व करोगे आपके पास फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब भी आपको यह दिखे कि सर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है, तो हमेशा आप दो वेरिएबल मानो x और y। हो जाएगा। हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मींस पैरेलल लाइंस। अ फ्लाइट ऑफ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैंने क्लास में बताया था, लाइव क्लास में, ये जरा देखो। अब ये क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। मैं बस इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। क्या आपको पता होना चाहिए कि सर डिस्टेंस जो होती है ना वो स्पीड इनटू टाइम होती है, ठीक है। एक बोल रहा है क्वेश्चन समझो, इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर, सभी बच्चे सुनो इस क्वेश्चन को। एक फ्लाइट है, आपको ना 2800 किलोमीटर को जर्नी को ट्रेवल करना है, एंड एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू ऑफ वेट वेदर। खराब मौसम के कारण, जो वेदर खराब था उसकी वजह से उसने स्पीड को क्या किया, कम किया। आप मुझे बताओ इनिशियल जो स्पीड होगी, क्या इनिशियल स्पीड जो होगी उसे मैं x मान सकता हूं, बोलो जरा। क्योंकि देखो उसने 100 किलोमीटर से क्या किया, कम किया है, तो इनिशियल स्पीड x होगी हमारे पास। बेटा जो स्पीड फाइनल होगी मैं कह सकता हूं x माइनस 100। ये चीज क्लियर है या नहीं है? अब क्वेश्चन कह रहा है द टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंक्रीज बाई 30 मिनट। आप मुझे बताओ टाइम इज इक्वल टू होता क्या है? टाइम इज इक्वल टू, अगर मैं कहना चाहूं, t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आप मुझे बताओ क्या पूरी जर्नी में डिस्टेंस डिफरेंट हुई? आपको 2800 किलोमीटर ही ट्रेवल करना था, जो भी चेंज आया वो टाइम की वजह से आया और स्पीड की वजह से। अगर मुझे बताओ अगर स्पीड सेम रहती तो क्या ये 30 मिनट्स का डिले होता? अच्छा बताओ, जो ट्रेन कभी कभार लेट हो जाती है वो क्यों होती है? क्या डिस्टेंस चेंज होती है? नहीं ना, जो मेन डिफरेंस रहता है वो स्पीड का रहता है। तो हमने क्या किया सर, d1 अपॉन s1 माइनस d2 अपॉन s2 इज इक्वल टू t। आप इस तरीके से वैल्यू को पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस दोनों में सेम रहेगी, टाइम हमारा 30 मिनट दे रखा है। आप क्या करना, 2800 को कॉमन ले लेना बेटा, अंदर बचेगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 100 इज इक्वल टू 30 मिनट। अब सुनो जरा, यहां पे स्पीड किलोमीटर में दे रखी है और यहां पे दे रखी किसमें, मिनट में। तो कोशिश ये करना कि मिनट को आर में चेंज करोगे, तो आर के लिए क्या करोगे, 60 का डिवाइड, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, आपके पास ओरिजिनल ड्यूरेशन आ जाएगा, ठीक है। देख लो फॉर्मेट ये रहेगा, ऐसे क्वेश्चन को इस फॉर्मेट से करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ जरा। आपको पता है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ जीरोस, देखो भर भर के क्वेश्चन वही दे रखे हैं, कुछ भी चेंज नहीं है। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ये वाला पार्ट क्लियर है नीचे, बताओ मुझे।
थोड़ा हम इस पे वर्क कर रहे हैं कि जल्दी हम ऐसा पैटर्न लेके आने वाले हैं कि जिससे कि हमें बार बार ये स्लाइड ना करना पड़े। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखो, आप सभी सपोर्ट करते रहो। ठीक है, फाइन, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ही है ये। देखो, हाँ ये क्वेश्चन आ गया, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है। वो कितना भी घुमा फिरा के पूछे, आपको पता है फ्रैक्शन में जो अपर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड न्यूमरेटर, एंड जो लोअर पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, आपने करना क्या है, लेट करना है, लेट जो डिनोमिनेटर होगा उसको आप कुछ मान लो, और जो बेटा न्यूमरेटर होगा उसको कुछ मान लो। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो क्या कह रहे हैं, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। सपोज करो अगर ये हमारे पास y अपॉन x है, तो ये कहना चाह रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर देन, जो बेटा डिनोमिनेटर है वो एक ज्यादा है किससे, ट्वाइस न्यूमरेटर। बोलो क्लियर है नहीं है। इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन, इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन मतलब 2y प्लस एक्स प्लस 1। अब जरा समझो एक चीज यहां पे कि जब भी फॉर्मेट हमारा ऐसा आएगा, तो मैं फिर कह रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और लीनियर इक्वेशन बच्चे इतना कंफ्यूज होते हैं कि सर मैं इसको क्वाड्रेटिक से करूं या फिर लीनियर से करूं। तो आपको पकड़ में ये आना चाहिए कि सर ये क्वेश्चन क्या दो इक्वेशन बन रही है यहाँ पे। अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखोगे तो दो इक्वेशन नहीं बन रही है। तो अगर दो इक्वेशन नहीं बन रही है तो हम सिंपल सा क्वेश्चन बेटा किसमें ले जाएंगे, हम ले जाएंगे इसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में। तो इसमें ये ना मान के हम क्या मानेंगे, सर जो न्यूमरेटर होगा वो x होगा और जो डिनोमिनेटर होगा, अब कह रहा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। आप न्यूमरेटर को कुछ मानना बाद में, पहले आप मानो जो डिनोमिनेटर है वो एक ज्यादा है। कितना ज्यादा है, एक, ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर हो गया। आप इसको इनका सम बोल रहा है 2x प्लस एक्स प्लस 1 प्लस इनका रेसिप्रोकल 2x प्लस एक्स प्लस 1। इनका जो रेसिप्रोकल दे रखा है कितना, 216 अपॉन 21। इनको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा सॉल्व करना है। क्या करना है आपको, अल्फा प्लस बीटा सॉल्व करना है एंड अल्फा डॉट बीटा। अल्फा प्लस बीटा बेटा क्या हो जाएगा, माइनस का b अपॉन ए मतलब कि 9 अपॉन 2। अल्फा डॉट बीटा क्या हो जाएगा, 4 अपॉन 2 मीन्स 2। दैट इज योर आंसर। देखो सेम क्वेश्चन वही दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस कॉन्सेप्चुअल तो कुछ नहीं है, बस सेम पार्ट है। आपको डी कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है बेटा, डी होती क्या है, बेटा डी होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपके पास जो इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैंने कहा था ना कभी भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो पहले ए बी सी कैलकुलेट करो। तो इसमें ए बी सी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी और ये सी, पुट करो, हमारे पास इनमें से एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।